नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 चुनावी महाबुलेटिन सरकार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम संभागवार छत्तीसगढ़ के हर एक संभाग का सियासी समीकरण आपको समझा रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है, बीजेपी की क्या स्थिति है, ये हम आपको समझाएंगे। दो रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि कांग्रेस किस तरह से सियासी समीकरण रायपुर संभाग का साधने में जुटी हुई है और साथ ही बीजेपी किस तरह से रणनीति तैयार कर रही है रायपुर संभाग को साधने के लिए। इसकी भी कवायद हम आपको पूरी समझाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रायपुर संभाग में बीजेपी की क्या स्थिति है। देखिए, संभाग में कुल 20 सीटें रायपुर संभाग में और 19 सीट पर नाम सामने आ चुके हैं। ये बीजेपी की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ कसडोल एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर अब तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कसडोल विधानसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से अभी नाम आना बाकी है और अब ऐसे में राज्य से बाहर के वरिष्ठ नेताओं को लगाया गया है कि समीकरण वो साध सके। स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल भी बैठाया जा रहा है, रूठों को मनाने की कवायद भी जारी है और इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी की कवायद भी जारी है और इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि भीतर घातियों पर किस तरह से नजर रखी जाए कि वो डैमेज ना कर पाए। नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी है। बस्तर को साधने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो आ रहे हैं, लेकिन रायपुर संभाग को साधने के लिए आपने देखा है कि लगातार एक से बढ़कर एक केंद्रीय मंत्री यहां पर आ रहे हैं, कांग्रेस पर हमलावर हैं और अब स्टार प्रचारकों को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वो अब जल्द ही रायपुर संभाग में आपको नजर आएंगे। और रायपुर संभाग की अगर बात की जाए तो सिर्फ कसडोल में अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी कि 19 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवार हमारे सामने है, लेकिन कसडोल को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पर अभी भी कशमकश की स्थिति में है बीजेपी। देखने वाली बात होगी कि कब तक वो एक नाम ऐलान किया जाता है रायपुर संभाग का। अब बीजेपी की स्थिति तो हमने आपको समझा दी, अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस की स्थिति कैसी है। रायपुर संभाग को कांग्रेस भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से देख रही है, बिल्कुल भी यहां पर वो लापरवाही नहीं करना चाहती है। इसलिए माना जा रहा है कि रायपुर संभाग के 5 विधायकों के टिकट खतरे में है। 20 विधानसभा सीट है कुल, जैसा कि हमने आपको बताया। 14 पर प्रत्याशी घोषित कर जा चुके हैं। रायपुर संभाग में 3 विधायकों की टिकट कट चुकी है। दरसीवा है, बिलाईगढ़ है और रायपुर ग्रामीण, ये वो 3 सीटें हैं जहां पर विधायकों के टिकट काटे गए। विधायक को टिकट नहीं मिली है। रायपुर संभाग की 6 सीटों पर प्रत्याशी अभी भी तय नहीं है और कांग्रेस की जिन 6 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, इनमें से 5 सीटों पर तो कांग्रेस विधायक है, लेकिन 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। रायपुर उत्तर, सिहावा, सरायपाली में प्रत्याशी अभी तक तय नहीं हुए हैं। महासमुंद, धमतरी और कसडोल, जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, वहां पर कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कल भी 53 लोगों की नई लिस्ट सामने आई थी, दूसरी लिस्ट थी ये कांग्रेस की, उनमें अभी भी रायपुर संभाग के 6 प्रत्याशी बाकी हैं। कांग्रेस ने अभी तक इन 6 सीटों के लिए पत्ते नहीं खोले हैं। और देखिए, 7 नवंबर को पहले चरण के मतदान होने, हालांकि जो पहले चरण का ये मतदान है उसमें बस्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ की सीटों को कवर किया जा रहा है और ऐसे में 17 नवंबर में रायपुर संभाग को कवर किया जाएगा। 17 नवंबर को रायपुर संभाग के लिए मतदान होंगे। कुल 20 सीटें और माना जा रहा है कि कांग्रेस के 5 विधायकों के टिकट खतरे में। 6 प्रत्याशियों के नाम अब तक सामने नहीं आए हैं। कल भी 53 नामों की जो दूसरी लिस्ट सामने आई और इससे पहले जो 30 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई थी, कुल इनको मिलाकर के देखा जाए तो अब तक 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नामों पर मुहर नहीं लग पाई है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की सीटें हैं। रायपुर उत्तर, सिहावा और इसके साथ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, महासमुंद हो, धमतरी हो, ये वो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर अब तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि रायपुर संभाग में आमने सामने कौन है। बीजेपी की अगर बात की जाए और कांग्रेस के प्रत्याशियों की अगर बात की जाए, सबसे पहले रायपुर दक्षिण में आप देख सकते हैं महंत राम सुंदर दास के सामने इस बार चुनौती दे रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। पूर्व मंत्री रह चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल, फिलहाल भाजपा के विधायक हैं, कद्दावर नेता है महंत राम सुंदर दास। और जो रायपुर ग्रामीण की अगर बात की जाए तो सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा पर इस बार भरोसा जताया है कांग्रेस ने और मोतीलाल साहू उनको चुनौती देंगे भाजपा की तरफ से। और सत्यनारायण शर्मा ने खुद कहा था कि वो इस बार चुनावी मैदान पर नहीं उतरना चाहते, उनके बेटे उतरे। देखिए, उनके बेटे पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। और अभी तक रायपुर उत्तर की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने पुरेंद्र मिश्रा का नाम तो सामने रख दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि पुरेंद्र मिश्रा का मुकाबला करने के लिए वो चुनावी मैदान में किसे उतारेगी। रायपुर पश्चिम एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया विकास उपाध्याय पर। विकास उपाध्याय इस बार फिर रायपुर पश्चिम से दम भरते नजर आ रहे हैं और राजेश मूणत उनके सामने होंगे। तो ये रायपुर संभाग का
तो छत्तीसगढ़ में अगर हम सीटों के हिसाब से बात करें तो बिलासपुर संभाग सबसे बड़ी सीट हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रायपुर, क्योंकि यहां पर 20 ऐसी सीटें हैं जो किस्मत तय करती है कि आखिर छत्तीसगढ़ में सत्ता किसकी होगी। इस वक्त हमारे साथ दो रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, रायपुर से ही राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं जो बीजेपी की स्थिति बताएंगे और कांग्रेस की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे सौरभ सिंह परिहार। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सौरभ का। सौरभ, देखिए कल ही एक नई लिस्ट सामने आई है, अब तक 20 में से 6 सीटों पर नाम तय नहीं हो पाए हैं कांग्रेस की तरफ से, यानी कि अभी भी 6 सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। ये पेच क्या है और 5 विधायकों के माना जा रहा है कि टिकट खतरे में। ये 5 विधायक कौन है और क्या वाकई इनका कामकाज अच्छा नहीं था क्या, इस कारण इनका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ सकता है, या कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल है रायपुर संभाग? बिल्कुल, देखिए आप 3 संभाग सरगुजा, बस्तर और दुर्ग, वहां पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सरगुजा में भी घोषित नहीं किए, केवल एक बैकुंठपुर जो है वो बचा हुआ है। बाकी अन्य जो 3 विधानसभा है रायपुर को छोड़कर, वहां पर अभी भी घोषित नहीं किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि कुल विधानसभा जो है रायपुर संभाग में 20 सीटें आती हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत, और वहां पे सबसे पहला नाम जो है मंत्री शिव डहरिया का जो है पहली लिस्ट में आ चुका था। उसके बाद अब जो है कल जो लिस्ट आई है उसमें भी जो है पूरे नाम नहीं आए। 6 विधानसभाओं में जो है टिकट जो है कांग्रेस की रोक दी गई है, और सबसे महत्वपूर्ण कि 6 में वर्तमान जो भी टिकट रुकी हुई उसमें 5 में कांग्रेस है और 1 धमतरी में जो है जो कुरुद है वहां पर केवल भाजपा के विधायक हैं अजय चंद्राकर। तो अब जो है ये बात कही जा रही है कि जो 5 सिटिंग एमएलए है जो भी टिकट बचे हुए हैं उनकी भी टिकट जो है खतरे में है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि पहले 2 चरण में कांग्रेस ने पहले 8 फिर 10 18 विधायकों की टिकट काट दी है। तो आप समझा जा सकता है कि तीसरे चरण की लिस्ट आएगी तो उसमें भी संभव है कि लगभग 3 से 4 विधायकों को टिकट नहीं मिलने जा रही है, या हो सकता है कि पांचों विधायकों की टिकट काट दी जाए। आप समझिएगा कि आखिर ये जो 6 विधानसभा है इसकी ही क्यों रुकी है, तो आप पेच पूरा फंसिए। सबसे पहले आप देखिए कि कसडोल में विधायक है शकुंतला साहू, और शकुंतला साहू को लेकर काफी नाराजगी थी लोगों में, कई तरीके के उनके वीडियो वायरल हुए थे। उसके खिलाफ में जो है आपको याद होगा कि सबसे पहले जो है 17 से 18 जो दावेदार थे वो राजीव भवन पहुंचे थे लगभग 1.5 महीने पहले कुमारी शैलजा के पास, और अभी भी वहां पे स्थिति जो है क्लियर नहीं हो रही है। और हो सकता है कि कांग्रेस महिला प्रत्याशी के नाम पर और ओबीसी के कारण जो है हो सकता है कि उनको दे, लेकिन ऐसे चांसेस कम है, कारण कि जो नाम आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस ने क्लियर कर दिए हैं। आप जो है दूसरी सीट देखिए, अब जो है महासमुंद में कांग्रेस के ही विधायक जो विनोद चंद्राकर हैं, और विनोद चंद्राकर के खिलाफ में भी जो है काफी जो एक रिपोर्ट जो है सामने आई थी जब शैलजा और जब नेटा डिसूजा जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो जब वहां गए थे, तब जो है दावेदारों ने जो है उनकी शिकायत की थी विनोद चंद्राकर की। तो विनोद चंद्राकर को लेकर कई बार ऐसे मामले आते रहे हैं जिसको लेकर उनके भी टिकट जो है खतरे में है। तीसरा आप देखिए धमतरी में जो है जो वहां पर अभी विधायक जो है बीजेपी के हैं, तो वहां पर जो गुरमुख सिंह घोरा है उनका नाम जो है प्रमुखता से आ रहा है, और कुरुद है वहां पर भी जो है हालांकि कुरुद में टिकट हो गए घोषित जो है, लेकिन धमतरी में अभी भी जो है टिकट घोषित नहीं की गई है। और गुरमुख सिंह घोरा जो पिछले समय भी विधायक रहे हैं, फिर विधायक का चुनाव हार गए थे, अब जो है कुछ अलग ओबीसी वर्ग से नाम आ रहा है, तो इसलिए टिकट जो है वहां पर रुकी हुई है। सियावा से जो है लक्ष्मी ध्रुव हैं, कांग्रेस के ही विधायक हैं, उनकी भी टिकट खतरे में है। लगातार रायपुर में देखे जा रहे हैं, सभी बड़े नेताओं से उनकी भेंट मुलाकात जारी है। पहली बार उनको 2018 में टिकट मिली थी, वो जो है गवर्नमेंट सर्विस में थे, उसके बाद जो इनको टिकट दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है इनका भी जो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, और कई बार जो है हमने देखा कि उनके खिलाफ नारे लगे, उनकी मौजूदगी में नारे लगे हैं, और सीधे तौर पर जो पार्टी के बड़े नेताओं से भी उनकी शिकायत हुई है, तो इनकी भी टिकट खतरे में है। उसके बाद आ जाइए आप जो है रायपुर उत्तर में कुलदीप जुनेजा जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके खिलाफ जो है कई लोगों ने दावेदारी की थी, लेकिन अंत में जो 3 नामों का जो पैनल बना उसमें डॉक्टर राकेश गुप्ता और अजीत कुकरेजा का नाम फाइनल है बताया गया कल, लेकिन उसके बाद फिर से अलग तरीके की खबरें आई जो दिल्ली से, तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर भी टिकट खतरे में है। और उसके बाद एक लास्ट जो है सरायपाली में भी
कांग्रेस के ही विधायक हैं किस्मत लाल नंद, उनको लेकर भी जो है काफ़ी अलग अलग रिपोर्ट जो है समय समय पर आते रहे और जिसको लेकर कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं। तो आप देखिए कि 6 में जहां पर अभी ये टिकट जो है घोषित नहीं हुए, पर इसमें 5 में कांग्रेस के विधायक हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि इनकी टिकट जो है खतरे में है, और एक जो है बिंद्रा नवागढ़ वहां पर अभी बीजेपी के विधायक हैं, तो वहां पर अभी ये स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में अभी भी खासकर देखिए कि इन जो 7 नाम है बैकुंठपुर को भी जोड़ें, सरगुजा की 1 सीट है और रायपुर संभाग की 6 सीट है। तो इसको लेकर जो है नाम तो फाइनल हो चुके हैं, केवल सूची जारी होनी है। लेकिन आप देखिएगा कि जब लिस्ट आएगी तो हो सकता है कि 3 से 4 विधायकों की टिकट इसमें कट जाए। और आप देखिए कि केवल बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, ये इन जगहों पर तीनों संभाग में जो है पूरे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। केवल अंबिकापुर एक बाकी है, रायपुर बाकी है। और रायपुर राजधानी के हिसाब से आप देखिए कि 20 में से 14 सीटें अभी कांग्रेस के पास है, 5 जो है बीजेपी के पास है और 1 जो है बलौदा बाजार जनता कांग्रेस। भाग सियासी दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि आप बता रहे हैं 20 में से 14 इस वक्त कांग्रेस के पास है, 5 बीजेपी के पास है और 1 में जो कि कांग्रेस को जीत मिली थी साल 2018 के चुनाव में। और यही कारण है कि तमाम जिलों में, तमाम सीटों में बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन वो भी ये तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस की तरह कि कसडोल से किसे उम्मीदवार घोषित करे। तो जरा कसडोल का सियासी समीकरण क्या है राजेश मिश्रा, वो हमारे दर्शकों को आप समझाइए। और इस बार बीजेपी किस तरह से बढ़त बनाएगी? 5 सीटें अभी बीजेपी के पास है, 5 से किस तरह आगे बढ़ी, इसको लेकर के रणनीति क्या तैयार कर रही है बीजेपी? क्योंकि हमने देखा था 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, रायपुर से ही उन्होंने चुनावी शंखनाद किया और हर बार रायपुर में डेरा डालते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मैराथन बैठकें वो लेते हैं। और इससे समझा जा सकता है कि राजधानी रायपुर के साथ ही रायपुर संभाग की हर एक सीट को साधने की कवायद जारी है। तो कसडोल को लेकर के क्या पेच फंसा है और क्या समीकरण बीजेपी बना रही है इस बार रायपुर संभाग के लिए? देखिए, निश्चित रूप से कसडोल के सीट पे पेच फंसा हुआ है। यहाँ पर यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रबल दावेदार हैं वो हैं गौरीशंकर अग्रवाल, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता हैं। उनको टिकट दी जाए और किसी और को टिकट दी जाए, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा और यही वजह से ये पूरा मामला अटका हुआ और लगभग गौरीशंकर अग्रवाल की टिकट फाइनल मानी जा रही है। मगर अगर हम बात करें तो पिछला चुनाव उन्होंने हार गई थी, कांग्रेस के एकदम नई नेता है उसके सामने पिछला चुनाव हार गए थे और कार्यकर्ताओं में भी उनको लेकर पिछले चुनाव में नाराजगी थी, जिसको अभी दूर कर ली गई है। तो वो उनका दावा पुख्ता है और इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। जैसे आपने कहा कि रायपुर संभाग में केवल भारतीय जनता पार्टी की 5 सीट है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर संभाग की केवल कसडोल को छोड़कर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और वो प्रत्याशी लगातार प्रचार कर रहे हैं, घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मेल जोल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 5 सीट संभाग में है उसको बढ़ाकर किस तरह से ज़्यादा हासिल किया जाए, कांग्रेस के गढ़ को यहां पर तोड़ा जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की पूरे संभाग में रणनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो दूसरे चरण का जो मतदान होने वाला उसके जो नामांकन हो रहे हैं उस पर किस तरह से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए, वहां पर बड़े नेताओं की सभा किस तरह से की जाए, जिस तरह से रायपुर में सभा हुई और तमाम जगहों पर भी, और जहां पर रायपुर संभाग में सभा बड़े नेताओं की होने वाली, इसकी प्लानिंग भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो उस सभा के जरिए लोगों को बुलाया जाए। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में जो 15 साल रमन सिंह की सरकार रही उस पर जो योजनाएं शुरू करी थी, विकास कार्य जो ठप पड़े हुए हैं अभी इन दिनों, उन तमाम चीज़ों को बताया जाए और नामांकन के दौरान जो है वो शक्ति प्रदर्शन किया जाए, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। इसके अलावा इन सभी सीटों पर पूरे प्रदेश में बढ़त हासिल करने के लिए और रायपुर की जो 5 सीट से और बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। सभी विधानसभा में पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, वो वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ तालमेल बैठाकर पूरा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती चाहे भारतीय जनता की पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, अभी भीतरगातियों की और जो विरोधी हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाई है, उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाई, उसको लेकर जो नाराजगी है उसको दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी अभी प्रमुखता से कर रही है। जो विरोधी हैं उनका मनाया जा रहा है, कुछ आश्वासन दिए जा रहे हैं, एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो पिछले चुनाव में भीतरघात किए थे और उनको निष्कासित कर दिया गया था, उन तमाम लोगों को भी उनकी निष्कासन खत्म किया जा रहा है और एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की जा रही है।
रही है। अब रही बात ये रायपुर संभाग की जो 5 सीट है वो कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए स्टार प्रचारकों की भी सूची बनाई जा रही है। आज ओम माथुर यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पहुंच के वो लगातार बैठक लेंगे और जो रायपुर संभाग में कहाँ कहाँ किन किन नेताओं को बुलाना है, किसका क्या प्रभाव हो सकता है, जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर कोई बिहार का है या झारखंड का है तो उस इलाके के जो बाहुल्य इलाका है वहाँ पे उनकी सभाएं और बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है। रही बात अब जब कांग्रेस की जब दूसरी लिस्ट आ चुकी है रायपुर संभाग में लगभग सभी की, तो उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अब किस तरह से रणनीति तैयार करना है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं था कि कौन से प्रत्याशी के खिलाफ कौन से कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा। तो अब चूंकि कांग्रेस की लगभग रायपुर संभाग की लगभग सभी सीटों में सूची घोषित हो चुकी है, तो अब कांग्रेस के प्रत्याशी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगामी चुनाव को रणनीति यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और सभी जो जिन विधानसभा है वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं और जो पर्यवेक्षक हैं वो बैठकर पूरा तालमेल यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो लगातार वरिष्ठ नेताओं का भी दौरा चल रहा है, केंद्रीय नेताओं का भी दौरा चल रहा है, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और बैठकों का दौर चल रहा है, रणनीतियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है। और कुल मिलाकर पूरी कवायद इसलिए है कि किस तरह से रायपुर संभाग की सीटों ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को हासिल किया जाए, प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को हासिल करके प्रदेश में सत्ता पर काबिज किया जाए। जी वाकई, और देखिए रायपुर संभाग में ही कई हाई प्रोफाइल सीट आती है और माना जाता है कि जो भी राजनीतिक हलचल है रायपुर संभाग से शुरू होती है और फिर इसका प्रभाव हम पूरे छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि रायपुर संभाग में ही बीजेपी की स्थिति बाकी संभागों के मुकाबले साल 2018 के चुनाव में ठीक थी। यहाँ पर 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी बीजेपी और ऐसे में माना भी जाता है कि जो शहरी वोटर्स होते हैं उनका थोड़ा रुझान रहता है बीजेपी की तरफ। तो कांग्रेस इन वोटर्स पर कैसे डेंट लगा सके, कैसे उन्हें अपने पाले में ला सके, इसके लिए किस तरह की तैयारी है कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए कांचा, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि रायपुर संभाग की जो कल सूची आई उसमें 3 विधायकों की टिकट कटी है। सबसे पहले धरसीवा से अनीता योगेंद्र शर्मा की टिकट कटी, उनके जगह छाया वर्मा को टिकट दी गई है। इसी तरीके से बिलाईगढ़ से जो विधायक थे चंद्रदेव राय, उनके जगह एक महिला प्रत्याशी कविता प्राण लहरों को जो है उतारा गया है। इसी तरीके से जो रायपुर ग्रामीण है वहाँ पर उम्र ज़्यादा होने के कारण और सक्रियता न होने के कारण और अपने बेटे को जो है नई जिम्मेदारी देने के कारण जो है सत्यनारायण शर्मा को टिकट नहीं मिली और उनके बेटे पंकज शर्मा को टिकट मिली है। तो ये 3 चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए कि जैसे आपका सवाल था कि रायपुर जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है राजधानी के लिहाज से, जहाँ पर लाखों वोटर्स और कहीं ना कहीं रायपुर के अंतर्गत ही जो है 4 विधानसभा है, रायपुर ग्रामीण, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम और रायपुर उत्तर, और ये कहीं ना कहीं अगल बगल की सीटें जो है खासकर धरसीवा, अभनपुर और आरंग यहाँ को भी कवर करती है। तो लगभग 7 सीटें हो जाती हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो धरसीवा है वो बदला गया, जो अनीता योगेंद्र शर्मा है उनको टिकट नहीं दी गई और छाया वर्मा को टिकट दे दी गई। छाया वर्मा आपको याद होगा कि तैयारी कर रही थी बलौदा बाजार से, बलौदा बाजार में शैलेश त्रिवेदी को दे दिया गया। दरअसल जातिगत समीकरणों के कारण शैलेश त्रिवेदी जो है सामान्य वर्ग से आते हैं। बलौदा बाजार और धरसीवा की 2 सीट है वो जो है अनारक्षित, अनरिजर्व है। तो इसलिए आप देखिए कि दोनों जो है कैंडिडेट मजबूत थे। छाया वर्मा भी वहीं से चाह रही थी, शैलेश त्रिवेदी भी वहीं से चाह रहे थे और अंत में जो है छाया वर्मा का नाम जो है धरसीवा से लाया गया। और ये जो है आपको याद है कि छाया वर्मा इससे पहले भी जो है धरसीवा से चुनाव लड़ चुकी हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है और बताया जाता है कि जो है लगभग 12,000 से ज़्यादा वोटों से उनकी एक हार हो चुकी है। अनीता योगेंद्र शर्मा की जो टिकट काटे जाने के पीछे कोई खास ऐसा रीज़न जो है पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगा होगा या उनके जो सर्वे हैं, जो रिपोर्ट्स आए होंगे, उस आधार पर उनकी टिकट जो है काट दी गई है। और नाराजगी तो बहुत पहले से कुछ कार्यकर्ताओं में जरूर देखी जा रही थी, लेकिन एक बात अभी जो सामने आ रही है कि धरसीवा से ही जो है छाया वर्मा को टिकट दिए जाने का विरोध भी हो सकता है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, खासकर जो उन्हीं के समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि देवव्रत नायक का नाम जो है बहुत प्रमुखता से कल आया था कि अगर अनीता शर्मा को नहीं मिलेगा तो देवव्रत नायक को मिलेगा। और देवव्रत नायक आपको याद है कि 2018 में भी जो है वो पैनल में थे, लेकिन उस समय अनीता शर्मा को मिल गया था। तो ये तो धरसीवा की बात हो गई। इसी तरीके से रायपुर दक्षिण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रायपुर दक्षिण में
कई बार से जो है पिछले 3 दशक से जो है केवल एक ही नाम आ रहे हैं, भाजपा से बृजमोहन अग्रवाल ही वहां पर चुनाव जीत रहे हैं, और जबकि कांग्रेस जो है हर बार वहां पर प्रत्याशी बदलती रही है और हारती रही है। और इस बार भी जो है आप देखें कि रामचंद्र दास मोहन जी को टिकट दे दिया गया है, जो जांजगीर चांपा से आते हैं, और उन्होंने भी जो है जांजगीर चांपा से जो है टिकट मांगी थी, और जब दिल्ली बुलाया गया उनको तो सभी बड़े नेताओं के द्वारा कहा गया, और कुमारी शैलजा ने ये कहा कि आपको जो है सभी बड़े नेता चाहते हैं कि रायपुर दक्षिण से आप चुनाव लड़े, तब उन्होंने हामी भरी। लेकिन कल देखिए कि कल रायपुर दक्षिण के ही जो दावेदार है और जो 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं कन्हैया अग्रवाल, वो जो है सीधे राजीव भवन पहुंचे थे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, और ये कह रहे थे कि भाई जब हम हैं यहाँ पर तो जो है कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कई सीटें हैं जिस पर मैं बताऊं, थोड़ा सा मुझे समय और दीजिएगा। इसी तरीके से आप देखें कि भाटापारा में इंदर कुमार साव को टिकट दी गई है, खल्लारी में द्वारकाधीश यादव और बसला में देवेंद्र बहादुर रिपीट किए गए हैं, और दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, खासकर खल्लारी में द्वारकाधीश यादव का, जो पिछले समय 2018 में टॉप 5 में से सबसे ज्यादा वोट के परसेंटेज के लिहाज से जीतने वाले कैंडिडेट थे। इसी तरीके से अभी अभनपुर में धनेंद्र साहू और राजीव में अमितेश शुक्ला, वो पिछले कई बार के विधायक रहते रहे, उनको ही टिकट जो है इस विधानसभा से दोनों को मिलते रही है, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। एक लास्ट जो है बिंद्रा नवागढ़ की अपन देख लेते हैं कि जनकलाल ध्रुव, उनको जो है जनकलाल ध्रुव जो है एसटी कांग्रेस के अभी अध्यक्ष बनाए गए, उस लिहाज से, और एसटी सीट भी है उससे, इस लिहाज से उनको टिकट दी गई है। ठीक है, तो आपने काफी अच्छे से समझाया कि अब आगे जो लिस्ट आएगी कांग्रेस की उसमें क्या देखने वाली बात होगी कि जिन 6 सीटों पर पेच फंसा हुआ है तो कितने विधायकों का टिकट कटता है, कितनों को इसमें अब मौका मिल पाता है, देखने वाली बात होगी। बने रहिए आप हमारे साथ। राजेश, आपसे समझना चाहेंगे अगर कसडोल की बात करें तो एकमात्र ये वो सीट है जहां पर अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से, तो कौन से ऐसे उम्मीदवार है, कौन सा वो सबसे बड़ा चेहरा जिसका नाम इस वक्त आगे चल रहा है, और कसडोल से अभी अपने पत्ते कांग्रेस ने भी नहीं खोले, तो इन तमाम समीकरण को साधने के लिए बीजेपी किसका नाम का ऐलान कर सकती है? क्योंकि हमने देखा कि तीसरे लिस्ट में भावना बोरा को जगह दे दी गई, लग ये भी रहा था कि शायद कसडोल का भी नाम उसमें शुमार हो। देखिए, अगर हम बात करें तो कसडोल में जो पेच फंसा हुआ सिर्फ इसलिए है कि कौन पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे। जब अगर मान लो कांग्रेस ने किसी साहू प्रत्याशी की देती है या किसी को देती है, तो उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी, और यही बात शायद इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि भारतीय जनता पार्टी के जब पत्ते खुल जाएंगे तो अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। तो निश्चित रूप से लगिर बात, अगर प्रमुखता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से एकमात्र जो बहुत प्रमुख दावेदार हैं वो गौरीशंकर अग्रवाल का नाम है। वो पूर्व कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वहां के बड़े धाकड़ नेता हैं और अच्छी वहां पे पकड़ है। हालांकि पिछला चुनाव वो हार गए थे और उसकी वजह यह बताई जा रही थी कि वहां के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता नाराज हैं, मगर ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर अब जो है नाराजगी को दूर कर ली गई है, और शायद यही वजह है कि गौरीशंकर अग्रवाल का नाम वहां प्रमुखता से लिया जा रहा है। मगर बात वही है कि पेच सिर्फ इसलिए फंसा हुआ है, हालांकि जैसे आपने बोला कि कल एक प्रत्याशी की जब वहां घोषणा कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, और पिछले 3 दिनों से हम भी लगातार ये बताते आ रहे हैं कि आज शाम तक बचे हुए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। मगर कसडोल की अगर बात करें तो कसडोल में पैच सिर्फ इसलिए वजह है फंसा हुआ है कि गौरीशंकर अग्रवाल को टिकट दिया जाए या किसी और को टिकट दिया जाए, ताकि जातिगत समीकरण और स्थानीय समीकरण के हिसाब से वो प्रत्याशी को जीतकर वहां से आ सके। और यही वजह है कि राजेश, ये तमाम कवायद जरूर कहीं ना कहीं बता रही कि कांटे की टक्कर इस बार फिर रायपुर संभाग में देखने को मिलेगी, और जो इसे जीत लेता है वही रायपुर संभाग का और वही छत्तीसगढ़ का भी सिकंदर कहलाएगा। और इसलिए अंतिम समय तक भी कांग्रेस के अभी तक 6 प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पाए हैं, और एकमात्र बीजेपी भी यहां पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। शायद हो सकता है कि कांग्रेस का वो इंतजार कर रही हो कि वो देखें कि किसका नाम यहां पर सामने आता है, और फिर उसके बाद गौरीशंकर अग्रवाल को टिकट यहां से मिलता है या नहीं। आप दोनों नजर बना के रखिएगा, देखते कब तक कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है रायपुर संभाग के लिए बचे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, सौरभ, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।